जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम टीयर 1 का जो 14 जुलाई से 27 जुलाई तक जो आपका संपन्न होने वाला है, इसमें है आज 20 जुलाई और 20 जुलाई के लगभग जो सभी शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहेंगे और 100% एस्पिरेंट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपसे हम लोग साझा करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए एग्ज़ाम के सटीक एनालिसिस के लिए आप अपने चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले दिनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, देखो आज का मोटिवेशन कोड एसएससी सीजीएल के लिए है। ये कह रहा है ये ज्ञान का दरिया है और किताबों में डूब जाना है। ये ज्ञान का दरिया है और किताबों में डूब जाना है, प्री तो हो गया जैसे तैसे, मेंस को भी पार लगाना है। फिर आएगी बारी डिस्क्रिप्टिव की, उसके लिए भी पसीना बहाना है। ये ज्वाइनिंग नहीं है आसान जनाब, अभी सफ़र बहुत दूर है, बहुत आगे तक जाना है। तो इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे और एक बार से दोस्तों को सेशन शेयर कर देंगे ताकि जो भी विद्यार्थी आपका साथी तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आज का पहला प्रश्न जो एग्जाम में आपसे पूछा गया वो रहा आपके स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न था साथी, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था आपके थर्ड शिफ्ट में। कौन से शिफ्ट में? आपके थर्ड शिफ्ट में आया था कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला थी नीलिमा घोष। कौन थी? नीलिमा घोष थी। और नीलिमा घोष ने, याद रखेंगे, सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1952 में, प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर की बाधा दौड़ में प्रतिभाग किया था। ठीक है, हालांकि इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। ठीक है, तो याद रखेंगे ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी नीलिमा घोष। ठीक है, चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस शैली से है? यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी है, उनका संबंध किस संगीत की शैली से? इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी का, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी क्या है? ये एक संगीतकार हैं और ये कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगी आपकी कर्नाटक संगीत शैली से। ठीक है, दो संगीत शैलियाँ हैं, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत शैली जबकि उत्तर भारत में हिंदुस्तान संगीत शैली। ठीक है, याद रखेंगे। तो MS सुब्बुलक्ष्मी की अगर चर्चा की जाए तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इनका जन्म मंदिरों के शहर कहे जाने वाले मदुरै शहर में हुआ था। ठीक है, ये भारतीय संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न इन्होंने ही प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो वो व्यक्ति थी, यानी कि महिला थी MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके अतिरिक्त MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था? याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1974 में। और याद रखेंगे ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जिन्हें 1974 में मिला था, ये एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं संगीत के क्षेत्र में किस किस को भारत रत्न मिला है। तो पंडित रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में तथा भूपेन हजारिका को 2019 में ऐसे भारतीय संगीतकार रहे हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे इन सभी के बारे में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि लाइपेज किसका पाचन में सहायक होता है? क्या कह रहा है? लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं लाइपेज के बारे में। दोस्तों ये एक एंजाइम होता है और एंजाइम आपका वसा का पाचन करते हैं। किसका? याद रखेंगे वसा का। याद रखेंगे यह एक एंजाइम होता है जो वसाओं का हाइड्रोलिसिस करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखेंगे लाइपेज का उत्पादन जो होता है अग्न्याशय, मुंह और पेट में होता है। कहाँ पर होता है? अग्न्याशय, मुंह और पेट में होता है। याद रखेंगे अधिकांश लोग पर्याप्त अग्न्याशय लाइपेज का उत्पादन करते हैं। यानी कि अधिकांश जो भी व्यक्ति होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो अधिकांश आपकी अग्न्याशय से लाइपेज का उत्पादन करती है। ठीक है, इसे कभी कभी पाचन रस भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है? पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो क्या करता है? ये पाचन रस कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं अग्न्याशयी लाइपेज के बारे में। ये आमतौर पर अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और वसा
कोलेस्ट्रॉल एस्टर तथा वसा में घुलनशील विटामिन के हाइड्रोलिसिस तथा पाचन में भाग लेने वाली जो भी ग्रहणी होती हैं उनको स्थानांतरित करता रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और लाइपेज एक प्रकार से एंजाइम है जो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से थे। इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, तो इनमें से नाम आता है प्रथम आपका उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो प्रथम उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। बात करते हैं पहली जनगणना के बारे में। ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आधार पर पहली जनगणना साथ ही 1882 में, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके काल में? रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आज़ादी के बाद यह 7वें क्रम की जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना थी आज़ादी के बाद कौन से क्रम की थी? याद रखेंगे 7वें क्रम की थी दोस्तों। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं इस जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सी चंद्रमौली थे। कौन थे? 2011 की जो जनगणना थी इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और याद रखेंगे 2011 की जनगणना का जो जनगणना नारा था दोस्तों, ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। पिछली बार सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना का नारा क्या था। तो याद रखेंगे आप लोग, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कांग्रेस के दूसरे बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो बात करते हैं कांग्रेस के सेकंड मीटिंग के बारे में। सबसे पहले तो याद रखेंगे कब हुई थी, साथ ही ये आपकी 1886 में हुई थी। कब हुई थी? 1886 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1886 दादा भाई नौरोजी तथा इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इस समय जब इन्होंने आय का अनुमान लगाया था तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं सर्वप्रथम धर्म निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ए ह्यूम को साथ ही शिमला का संत कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी, जिनमें से गरम दल और नरम दल बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं 1907 के अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 1916 में याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन के दौरान दोस्तों एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल एक हुए थे। देखो 1907 में ये दोनों अलग हो गए, जबकि एनी बेसेंट ने जब प्रयास किया तो 1916 में ये दोनों एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RC मजूमदार ने की थी। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी दोनों आपस में एक हो गई थी, यानी कि इन दोनों में भी समझौता हुआ था और गरम दल और नरम दल में भी समझौता हुआ था। और 1916 में बाल गंगाधर ने एक वो दिया था आपका नारा, जिसमें कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन कब हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में। साथ ही इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, यानी कि इसका उद्घाटन जो हुआ था 2013 में हुआ था। और यह केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और याद रखेंगे वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो याद रखना है मनसुख मंडाविया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं पहले टीकाकरण मिशन के बारे में। इंद्रधनुष नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, साथ ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए स्पीड बरकरार रहेगी। आप लोग वैसे भी 2 गुना करके देखते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको देखते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर बात कर लेते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो जो जस्टिस आपके ऋतुराज अवस्थी है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। और विधि आयोग भारत में एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि विधि आयोग जो है इसका कहीं भी संविधान में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? गैर संवैधानिक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं विधि आयोग का अध्यक्ष बन कौन सकता है। तो याद रखेंगे केवल सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, देखो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें से ही कोई व्यक्ति क्या बन सकता है? विधि आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं कि जो 22वां विधि आयोग है, जो विधि आयोग है, ये स्थापना अभी हुई है या फिर पहले से है।
तो याद रखेंगे आप लोग, एक अधिनियम आया था 1833 में। कब आया था? 1833 में चार्टर अधिनियम आया था। इसी के तहत पहले विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। कब हुई थी? 1834 में हुई थी और ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो की थी पहली बार लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 1834 में पहली बार विधि आयोग की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके पश्चात अगर बात कर लेते हैं आज़ादी के पश्चात की, तो 1955 में पहला विधि आयोग बनता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना थी 1955 में हुई थी आज़ादी के बाद, तथा इसके अध्यक्ष थे दोस्तों ये MC सीतलवाड़ थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? पहली बार MC सीतलवाड़ बने थे, जो 1955 में बने थे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी, जो कि वर्तमान में 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है रेल कौशल विकास योजना कितने घंटों की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो याद रखेंगे, जो रेल कौशल विकास योजना है इसमें दोस्तों 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने घंटों की? जो भी एस्पिरेंट होगा उसको 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। सर बात कर लेते हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में। इसके अंतर्गत 10वीं पास युवाओं को 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इस योग्य उम्मीदवार को क्या दी जाएगी? नौकरी दी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं इस योजना की शुरुआत के बारे में। तो 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही इनकी उपलक्षता में याद रखने के लिए क्या बनाया था? रेल कौशल विकास योजना की उद्घाटन किया था। और इसके वर्तमान में अगर मंत्री की बात की जाए तो श्री अश्विनी वैष्णव है। कौन है? रेल मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे? ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो रेल कौशल विकास योजना 100 घंटा ट्रेनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार होता है? तो लद्दाख में मनाया जाने वाला जो तिब्बती त्यौहार है उसका नाम है लोसर फेस्टिवल। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है लोसर फेस्टिवल। और लोसर फेस्टिवल तिब्बत का एक नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लोसर कहाँ कर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं लद्दाख में, तो यहाँ पर आपका स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कौन सा? स्पुतनिक जो गस्टर फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी आपका लद्दाख में मनाया जाता है। और ये लद्दाख का मुखौटा त्यौहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? याद रखेंगे, जो मुखौटा त्यौहार होता है ये इसी नाम से जाना जाता है। कौन सा? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं लोसर से जुड़ा हुआ लोसांग त्यौहार। लोसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में नहीं, सिक्किम में। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कहाँ पर मनाया जाता है लोसांग? ये सिक्किम में मनाया जाता है। और याद रखेंगे ये भूटिया जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति? लोसांग फेस्टिवल भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और सिक्किम का नववर्ष भी होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लोसर फेस्टिवल। अगला प्रश्न पूछा था मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? इस तरह से क्वेश्चन आया कि जो मैराथन दौड़ होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? दोस्तों बात कर लेते हैं। मैराथन एक लंबी दूरी की प्रतियोगिता होती है। इसकी जो आधिकारिक दूरी होती है वो 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील और 385 गज होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और आमतौर पर यह प्रतियोगिता आपकी सड़क पर दौड़ के रूप में दौड़ी जाती है। ठीक है, जो मैराथन रेस होगी ये आपकी सड़कों पर की जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वर्ष 2021 में भारत का कौन सा तूफान आया था? इस तरह भी क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2021 में भारत में कौन सा तूफान आया था। तो बात कर लेते हैं भारत में आए हुए तूफान चक्रवात तौकाते के बारे में। किसके बारे में? तौकाते के बारे में। तौकाते याद रखेंगे 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था और ये अरब सागर में उठा था। कहाँ पर उठा था? अरब सागर में। ये भी याद रखेंगे कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखेंगे ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस समय चेतावनी जारी की गई थी कि अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान बनकर आएगा। और मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक और गोवा आदि क्षेत्रों में क्या हुआ था? भारी बारिश हुई थी और यहाँ पर चक्रवात आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 में पहला चक्रवात आया था आपका तौकाते। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में 2022 में कौन सा करंट में चर्चा में रहा है? तो पेपर जो है चर्चा में रहा है, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो चर्चा कर लेते हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में। ये थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? ये सुकुमार सेन थे। बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में, जो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्थित है। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संवैधानिक निकाय। ठीक है, जो संविधान में नहीं होता है वो गैर संवैधानिक होता है, जो कि संविधान में होता है वो आपका संवैधानिक होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्थित है, इस कारण ये संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो श्री राजीव कुमार है। कौन है वर्तमान में भारत के जो चुनाव आयुक्त थे? ये कौन है?
श्री राजीव कुमार है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे चुनाव आयुक्त की जो आयु होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपके चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। पहले चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे, वर्तमान में राजीव कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 305 में दोस्तों इसने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में एक समझौता हुआ था, क्योंकि इस युद्ध को जीता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। इसमें जब समझौता हो जाता है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। किससे? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। हेलेना का विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और याद रखेंगे ये भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारत के इतिहास में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। जो हेलेना आ गई थी उसके पश्चात हेलेना के देखभाल के लिए इसके संबंध बनाए थे भारत और सीरिया ने। तो सीरिया का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, इसने अपना राजदूत भेजा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में चर्चा की जाए तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य समाज के बारे में जिक्र मिलता है। और इस पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मेगास्थनीज की पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम इंडिका है। और मेगास्थनीज किसका दरबारी राजदूत था? सेल्यूकस का था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि पोषण योजना के बारे में। तो बात कर लेते हैं पोषण योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2017 को। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत होती है। और इसको याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ आपका 18 दिसंबर 2017 को किया जाता है। इससे जो पहले राष्ट्रीय पोषण अभियान के नाम से जानी जाती थी, यानी कि ये जो दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना है ये कोई नई योजना नहीं है, इसका नामकरण कर दिया गया है। पहले इसे राष्ट्रीय पोषण योजना के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? 2017 से प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत हर जिले में अलग अलग क्षेत्रों तथा पंचायतों में उन कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। और इसके बाद पोषण के तहत उन बच्चों को क्या किया जाएगा? जो कुपोषित बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनको कुपोषित करना, यानी कुपोषण को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बच्चों में जो कुपोषण है उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी याद रखेंगे। 18 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब आयोजित हुए थे? अगर बात कर लेते हैं प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, दोस्तों ये हुए थे प्रथम संस्करण 2020 में। कब हुआ था? विंटर गेम्स का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ था। और इसका आयोजन 2023 में बात की रही जाए तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। देखो, पहले अगर बात की जाए 2023 के इसके संस्करण की तो ये आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जबकि 2020 में इसकी प्रारंभिक यानी कि प्रथम स्थापना हुई थी। इसके तक बात कर लेते हैं प्रथम खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो याद रखेंगे प्रथम खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से वर्ष 2018 में की गई थी। इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर हुए थे? तो ये पहली बार दिल्ली में हुए थे, लेकिन वर्तमान में ये 5th क्रम के हुए हैं। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इनमें से याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेले गए हैं, जिनमें से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा तथा तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा है। इसको भी याद रखेंगे। कौन से गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो विंटर गेम्स की तरह ही 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू होते हैं। और 2020 में इनका आयोजन उड़ीसा के शहर कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया जाता है। लेकिन 2023 में इनका आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के आपके अभी हाल ही में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया है, जिनमें से आपके 4 शहर हैं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कौन सा? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंटर गेम्स का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों वर्ष 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 2021 की बात की जाए कुल राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। किसके बारे में? कुल राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में 2022 के अनुसार याद रखेंगे इसकी कुल जनसंख्या हो चुकी है। इसकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है? माफी चाहेंगे। जो कुल राष्ट्रीय जलमार्ग है, कितने कुल राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इनकी जो संख्या हो चुकी है वो बढ़कर 111 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 111 हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट NW फर्स्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक है। कहाँ से? हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इनमें से आपकी गंगा, भागीरथी तथा हुगली नदी प्रणाली तंत्र स्थित है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हल्दिया से कहाँ तक है? इलाहाबाद तक, जिसमें गंगा और आपकी हुगली नदियों के बीच बना हुआ है। जबकि बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के बारे में, ये आपका जो आपका ढुबरी से सादिया तक है। कहाँ से? याद रखेंगे, ढुबरी से सादिया तक।
ये कहाँ पर है, धुबरी से सादिया तक है, और ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसका नाम है नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसी नेशनल वाटरवे सेकंड पर आपका भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है, इसको भी याद रखेंगे, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पूना पैक्ट कब हुआ था, तो बात कर लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में साथी। 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जैसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। लेकिन चर्चा कर लेते हैं पूना पैक्ट हुआ क्यों था, तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 को एक पंचायत आया था, जिसे हम जानते थे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से। किसके नाम से, याद रखेंगे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब क्या है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे भारत में दलितों के समर्थन में आए सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, क्योंकि बाबा साहब चाह रहे थे कि दलितों को अलग से निर्वाचन मिले, जिस प्रकार मुसलमानों को मिला था। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि हमारे देश के विभिन्न टुकड़े ना किए जाएं। ठीक है, तो इसी बीच गांधी जी हड़ताल कर देते हैं और बाबा साहब तथा गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पुणे की यरवदा जेल में होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया। अगर बात कर लेते हैं रिकी केज के ग्रैमी अवार्ड के बारे में, दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भारत के एक प्रसिद्ध ये संगीतकार है रिकी केज। और याद रखेंगे वर्ष 2023 में ग्रैमी अवार्ड भारतीय संगीतकार रिकी केज को उनके बेस्ट एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए, किसके लिए, डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर थे। इनको ये बारे में भी चर्चा की थी। जो पंडित रविशंकर हैं ये भारतीय संगीतकार हैं और 1999 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीता था। कौन थे, पंडित रविशंकर। इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय संगीतकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पेंजिया पतन के पश्चात कौन कौन से 2 भागों में टूटा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पेंजिया के बारे में, किसके बारे में, पेंजिया के बारे में, तो सबसे पहले जो अपनी पृथ्वी थी इसमें 2 हिस्से थे। एक था पेंजिया जो कि एक द्वीपीय हिस्सा था, और दूसरा क्या था आपका पेंथलासा जो कि एक सागर था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो पेंजिया था ये आपका 2 हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एक उत्तरी हिस्सा जो भूमध्य रेखा के ऊपर था और एक दक्षिणी हिस्सा भूमध्य रेखा के नीचे था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो याद रखेंगे ये 2 हिस्सों में टूटा। एक था बना आपका अंगारा लैंड, जैसे लॉरेशिया कहा गया, जबकि दूसरा बना गोंडवाना लैंड जो कि भूमध्य रेखा के नीचे था। ठीक है, याद रखेंगे। तो पेंजिया कितने भागों में टूटा, 2 भागों में। एक आपका अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया कहा जाता है, जबकि दूसरा गोंडवाना लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। याद रखेंगे ये जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किसने किया है, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर। कौन है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे चर्चा की भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिण का हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाता है। और याद रखेंगे भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में तो स्थित है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्यों है, तो याद रखेंगे भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ पश्चात आपका ये वहाँ से टूट जाता है और आगे चलकर कहाँ पर लड़ जाता है, आगे अंगारा लैंड में लड़ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड आपका भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे मानसून आपस में कहाँ मिलते हैं। तो याद रखेंगे जो बंगाल की खाड़ी है ये भारत का कुछ इस तरह से हिस्सा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर से जो मानसून उठता है तथा जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, ये दोनों के दोनों मानसून कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जिसे गंगा और यमुना का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में ये दोनों मानसून आपस में उठकर यहाँ से जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान, या फिर ऑप्शन में दिया गया है गंगा यमुना के मैदान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं भारत में अधिकतम वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से, इस वाले मानसून से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें लगभग आपकी 60 से 70% वर्षा होती है, जबकि बंगाल से की खाड़ी में लगभग 30 से 40% वर्षा होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर भारत में बारिश की शुरुआत कहाँ से होती है, केरल से होती है। और जून सप्ताह के जो प्रथम सप्ताह होता है, जो जून माह का प्रथम सप्ताह होता है, इसमें बारिश की शुरुआत होती है भारत में। ठीक है, कौन सी, वर्षा ऋतु की। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन राम नामक स्थान पर होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। खासी पहाड़ी पर स्थित है क्योंकि इसकी आकृति कीपाकार है, इस कारण वर्षा यहाँ पर होती है ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान में दोनों मानसून आपस में टकराते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक साहित्य लेखन हुआ था। तो याद रखेंगे सर्वाधिक साहित्य लेखन आपका अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसी कारण साहित्य का स्वर्णकाल जो होता है मुगल काल में, वो किसको कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अकबर के दरबार में विभिन्न हिंदू ग्रंथों का
फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर की प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी का लेखन अबुल फजल ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे भारत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनमें से महाभारत, गीता, रामायण, सिंहासन बत्तीसी और योग वशिष्ठ, ये सारे के सारे प्रसिद्ध जो ग्रंथ थे ये अकबर के दरबारियों के द्वारा कौन सी भाषा में अनुवादित किए गए, तो याद रखेंगे फारसी भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों, ये मुगल वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अकबर का शासनकाल मुगल वंश का स्वर्णकाल है, याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसको क्या कहा जाता है, साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल क्या कहा जाता है, साहित्य का स्वर्णकाल। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे आपका किसका याद रखेंगे, जो आपकी क्या बनी थी, आपकी चित्रकारी। क्वेश्चन पूछ सकता है चित्रकारी का शासनकाल किसका है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका जहांगीर का। किसका, जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर का शासनकाल किसका था, चित्रकारी का था। जबकि बिल्डिंग का शासनकाल, यानी कि जिसमें आपकी बिल्डिंग बनी थी, यानी कि किसका, याद रखेंगे आपकी कौन सी बिल्डिंगें बनी थी, जो आपके ताजमहल है, लाल किला, ये सारे के सारे किसके शासनकाल में बने थे, तो शाहजहां के शासनकाल में। तो इसलिए बिल्डिंग का जो निर्माण है इसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। और इसका जो शासनकाल है वो शाहजहां का शासनकाल कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, फुटबॉल मैच कितने अवधि का होता है। तो फुटबॉल मैच की बात की जाए दोस्तों, ये औपचारिक रूप से 90 मिनट का होता है, लेकिन यदि ड्रा हो जाता है तो अतिरिक्त मिनट दिए जाते हैं कुछ, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट, इस तरह से दिए जाते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 90 मिनट का आधिकारिक रूप से फुटबॉल मैच होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और फुटबॉल मैच का जो आयोजन है वो फीफा नामक संस्था कराती है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, उसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। तो फीफा के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 1904 में स्थापना, क्योंकि अक्षर 4 हैं फीफा में, इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग, फीफा, ठीक है। फीफा याद रखेंगे तो इसमें कितने अक्षर, 1 2 3 4, 1904 स्थापना, 1904 फीफा के अक्षर 4, स्थापना 1904। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय, गियानो इन्फेंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को गठित की गई थी। कब की गई थी, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा गठित की गई थी। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है। किसका, जो LS है इसका उल्लेख किस में मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। और ये जो संसद है इसका निम्न सदन है, ये भी याद रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भांगड़ा गिद्धा नृत्य प्रणाली किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये पंजाब से संबंधित हो जाएगी। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पंजाब से संबंधित हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कृषि किस सेक्टर का विषय है, यानी किस क्षेत्र का विषय है। तो याद रखेंगे कृषि आपका प्राथमिक सेक्टर का विषय हो जाएगा। किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे कृषि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपके बुनियादी खाद्य पदार्थ, कच्चे माल उत्पादन आदि शामिल है। इसमें खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये फर्स्ट सेक्टर के आपके क्या है, ये फर्स्ट सेक्टर के आपके सारे के सारे आइटम है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं सेकंड सेक्टर के बारे में, तो इसमें उद्योग आते हैं। जबकि तृतीय सेक्टर में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। क्या आता है, सेवा क्षेत्र, जैसे आपकी नौकरी वगैरह है, ये सारी की सारी थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जब ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे जो मुद्रा की तरलता होगी वो तो घट जाएगी। क्या हो जाएगा, मुद्रा की जो तरलता हो जाएगी दोस्तों घट जाएगी, क्योंकि क्या होता है इस समय मुद्रा की मांग घट जाती है। क्या हो जाती है, मुद्रा की मांग जो घट जाती है, इस कारण तरलता घट जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ब्याज की जब दरें बढ़ेंगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता पर ब्याज क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुद्रा की तरलता घटेगी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करके रखना है, ठीक है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, किसी देश की मुद्रा का मूल्य तब बढ़ेगा, आपको याद रखना है। जैसे अपने देश की मुद्रा है रुपए, इसका यदि मूल्य बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, ये क्राइटेरिया याद रखना है। तब बढ़ेगा जब ब्याज की दरें ऊंची होगी, और क्योंकि ऊंची दरें अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करती हैं, इस कारण विनिमयों की दरों में वृद्धि होती है और मुद्रा मजबूत हो जाती है। यानी कि रुपए को अपने क्या करना है, आपको मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है, ब्याज की दरें ऊंची करनी होगी। हालांकि तरलता तो कम आ जाएगी, लेकिन आपकी ब्याज की दरें ऊंची होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें आपकी ऊंची दरों से अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित होगी। क्या होगी, विदेशी जो पूंजी होगी वो आकर्षित होगी, क्योंकि विदेश वाले जो लोग रह रहे होंगे वहाँ पर, वो सोचेंगे इस देश की क्या बढ़ रही है, मुद्रा बढ़ रही है, तो इस कारण वो लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है। और इस कारण क्या होगा, विनिमय की दरों में वृद्धि होगी और मुद्रा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। यह एक 3 सदस्यीय मिशन था, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे इस मिशन के अंतर्गत अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स, और इसका अध्यक्ष जो था उस समय भारत का सचिव था पेंथिक लॉरेंस। कौन था,
पैंथिकलॉरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर स्टेबर्ट क्रिप्स और पैंथिकलॉरेंस 3 सदस्य था, कितना 3 सदस्य थे इसमें, और इसका अध्यक्ष कौन था, पैंथिकलॉरेंस था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने क्या बनाया, संविधान बनाया, जिसके तहत भारत क्या बना, एक गणतंत्र राज्य बना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका जिक्र मिलता है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कंबाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है, तो कंबाला दोस्तों जो बफेलो रेसिंग है ये आपकी अभी एक मूवी आई थी जिसका नाम था कंटारा, तो उसमें दिखाया गया था कंबाला के बारे में, तो ये कर्नाटक से संबंधित हो जाएगी। कहाँ से, कर्नाटक से हो जाएगी कंबाला बफेलो रेसिंग। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं जलीकट्टू के बारे में। ये बैलों को कंट्रोल करने की प्रतियोगिता है जो कि तमिलनाडु में होती है। तो जलीकट्टू कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। कब होती है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताते हैं। क्योंकि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उस दिन जलीकट्टू मनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया, तो सुदर्शन झील जो है इसका पुनरुद्धार कराया था रुद्रदामन ने। किसने, रुद्रदामन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुदर्शन झील गुजरात की एक सुप्रसिद्ध मौर्यकालीन झील है। कैसी, मौर्यकालीन झील थी और इस झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है, जबकि जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सेवोर्जियम आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो सेवोर्जियम की बात की जाए, ये परमाणु क्रमांक इसका 106 है और सेवोर्जियम आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 6 में रखा गया है। कौन से वर्ग में, 6 में, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। इसमें कुल 18 वर्ग स्थित हैं जिनको 7 समूहों यानी आवर्त में विभाजित किया गया है। तो 18 वर्ग और 7 आवर्त इसमें स्थित हैं, इसको याद रखेंगे। और मेंडलीव के द्वारा बनाई गई ये आवर्त सारणी है, किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से दोस्तों भाग लिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान 1931 में डाउन स्ट्रीट में एक जगह पड़ती है इंग्लैंड में, डाउन स्ट्रीट, वहीं पर विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा गया था, क्योंकि गांधी जी उस समय जो आपकी भारत का खादी वस्त्र है उसको बढ़ावा दे रहे थे। वो केवल एक वस्त्र पहनकर वहाँ गए थे, ठीक है, और वो नंगे पैर थे, इसलिए उन्हें क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है। ये आगे चलकर क्या बनता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे कि संगीतकार हुए हैं भारत में राहुल देव बर्मन। कौन हुए, राहुल देव बर्मन को क्या नाम से जाना जाता है, पंचमदा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं, इन्हें पंचम या पंचमदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राहुल देव बर्मन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश में नदियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे नदियों का देश बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है। नदियों का देश क्वेश्चन पूछ लेगा बांग्लादेश। तो बात करी जाए बांग्लादेश में नदियों की संख्या के बारे में, यहाँ पर लगभग 700 नदियाँ हैं। कितनी, 700 नदियाँ हैं। इसी कारण बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश का जो जल विभाग है, जल विकास बोर्ड है, उसके अनुसार 229 एक्टिव नदियां हैं। कितनी हैं, याद रखेंगे 229 एक्टिव नदियां, जो कि 24 घंटे पानी से भरी रहती हैं, ठीक है। तो एक्टिव नदियों की बात की जाए 229 हो जाएंगी, जो कि बांग्लादेश की ऑफिशियल जल विकास बोर्ड के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। जबकि 700 लगभग यहाँ पर नदियां हैं जो कि आपकी एक्टिव भी हैं और डिसएक्टिव भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नेत्रा कुमानन कौन है, तो याद रखेंगे भारतीय महिला नाविक है। ये नेत्रा कुमानन कौन है, भारतीय महिला नाविक है और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और नाविक की एक प्रतियोगिता है जो आपकी नौकायान होती है, इसकी एक प्रतियोगिता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। नौकायान प्रतियोगिता है जो इसे हम जानते हैं नेहरू ट्रॉफी के नाम से। किस नाम से, नेहरू ट्रॉफी के नाम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर होती है, ये आपकी केरल में होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और यही इसी में भाग लेती हैं आपकी नेत्रा कुमानन, और इन्होंने ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। जो आपका 2020 का ओलंपिक था, जो कि 2021 में टोक्यो में हुआ था, इसमें क्वालिफाई किया था नेत्रा कुमानन ने। हालांकि कोई पदक यहाँ पर नहीं जीता था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी आज साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरह की क्लासेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने में भी समय जाता है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, इस तरह की निरंतर क्लासों को प्राप्त करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो देखते रहिए जी सब बाई डियर सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।